गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं समतापमंडल में ओजोन अवक्षय किस प्रकार होता है। ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, देन अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो खराब ओजोन निम्नतर वायुमंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में बनता है ना। मतलब यहाँ पर जो पर्यावरण है उसके प्रभाव के कारण ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो जुड़े रहते हैं, आपको पता है इसके स्ट्रक्चर जो है वो है ना। तो ये जो है वो टूट जाता है, ये टाइटली इसका जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं हो पाती है। और वायुमंडल में अच्छा ओजोन होता है तो इसकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होती है, ये आसानी से टूटता नहीं है, इनके बीच का जो ऑक्सीजन के बॉन्डिंग है। तो जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है अच्छा ओजोन और बुरा ओजोन भी पाया जाता है। ये सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रकार जो अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाली जो बेड इफेक्ट है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते, पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचने देते। इस प्रकार ये रक्षा कवच का काम करते हैं। सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध को भी भंग कर देते हैं। तो इस प्रकार पराबैंगनी जो विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, वो सजीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक ये वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉक्सन यूनिट में मापी जाती है। डॉक्सन नामक वैज्ञानिक ने इसका यूनिट का खोज किया था, तो इनके नाम पर इस यूनिट को डॉक्सन यूनिट DU कहा जाता है। ओके, ओजोन परत का मापन DU के द्वारा होता है, डॉक्सन यूनिट के द्वारा होता है, ये याद रखना। आणविक ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों की जो रेस की जो क्रिया होती है उसके कारण ओजोन गैस हमेशा बनते रहती है, और समतापमंडल में इसका जो आणविक ऑक्सीजन है इसका निम्नीकरण भी होते रहता है। समतापमंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। हाल में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाता है, यानी ओजोन के जो आपस में ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है वो टूट जाता है और इनका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। वायुमंडल के निचले भाग में जो CFC गैस उत्सर्जित होता है वो आपको पता है कि गैस की प्रवृत्ति जो है ऊपर की ओर उठने की होती है, तो CFC गैस भी ऊपर उठता है और ये समतापमंडल में पहुंच जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये पराबैंगनी विकिरण उस पर कार्य करता है और जिसके कारण क्लोरीन परमाणु का मोचन यहाँ पर होता है। क्लोरीन के कारण ओजोन का निम्नीकरण हो जाता है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन हो जाता है, और इस अभिक्रिया में क्लोरीन परमाणु का उपभोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और इसलिए समतापमंडल में जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ते जाते हैं उनका ओजोन परत पर स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता रहता है। और हालांकि समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय जो है वो विस्तृत रूप से होते रहता है, लेकिन ये जो अवक्षय है वो अंटार्कटिक क्षेत्र में खास करके विशेष रूप से अधिक होता है, और इसके कारण वहाँ पर काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत जो है वो काफ़ी पतली हो गई है, जिसको सामान्यतः ओजोन छिद्र भी कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम ओजोन परत में छिद्र हो गया कहते हैं। और पराबैंगनी जो B होता है उसकी अपेक्षा जो छोटे तरंग दैर्ध्य युक्त पराबैंगनी ये पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा लगभग पूरे का पूरा अवशोषित कर लिया जाता है, बशर्ते कि ओजोन परत का जो स्तर होता है वो ज्यों त्यों तो बना रहे। लेकिन पराबैंगनी B DNA को क्षतिग्रस्त कर देता है और ये DNA में चेंजेस ला देता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विविध प्रकार के त्वचा के कैंसर हो सकते हैं। हमारे आँख का जो स्वच्छ मंडल है कॉर्निया, ये पराबैंगनी B विकिरण का अवशोषण करता है और इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसे
हिम अंधता या मोतियाबिंद कहा जाता है। और इसके उद्भाषण से कॉर्निया स्थायी रूप से भी डैमेज हो सकता है। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये जो संधि है वो 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और कई अधिक प्रयास किए गए और प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश भी जोड़े गए, जिससे कि CFC और अन्य जो ओजोन अवक्षयकारी रसायन हैं उसके उत्सर्जन को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण और निम्नीकरण। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रोपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधन के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है। मृदा अपघटन और मरुस्थलीकरण, जैसे सॉइल इरोशन एंड डिजर्टिफिकेशन के कारण, है ना। हम जानते हैं कि मृदा यानी मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो उपजाऊ होता है और इसको ही मृदा या मिट्टी कहा जाता है और इसके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसके चलते ये कम समय में ही सुगमता से अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। वर्षा का जल, हवा या किसी भी गतिविधि से इस ऊपरी मृदा के अपनी जगह से हट जाने की क्रिया को ही मृदा अपरदन या भूक्षरण कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। ये विभिन्न कारण, जैसे कि अत्यधिक चराई, पशुओं की चराई, है ना, वन को काटने के कारण, मनुष्य अपनी आवश्यकता के कारण वनों को काट देता है। दावानल होता है, जंगल में आग लग जाती है। खेती की गलत पद्धति, है ना, खेती के लिए जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, रसायन डाले जाते हैं, और जगह बदल कर खेती करना या झूम खेती, इसके कारण ये हो सकता है। इसके कारण भूमिखंड जो है वो सूखे हो जाते हैं, शुष्क पड़ते जाते हैं और इसी प्रकार कई भूमिखंडों के बन जाने और इनके आपस में जुड़ जाने से मरुस्थल का भी निर्माण हो जाता है। विश्व स्तर पर ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को बढ़ते हुए शहरीकरण ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। विभिन्न आवश्यकताएं, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, हॉस्पिटल के निर्माण के लिए मनुष्य जो है वो वनों की कटाई कर देता है और इस प्रकार ये समस्या जो है वो शहरीकरण के कारण बढ़ते जा रही है। भूक्षरण को नियंत्रित करने की क्रिया को भू संरक्षण कहा जाता है। कंटूर कृषि, टेरेसिंग, बांध का निर्माण, ये सब विधियों से भूमि का संरक्षण किया जाता है। जलाक्रांति और मृदा लवणता, अगर वर्षा या सिंचाई के बाद किसी भूखंड पर जल जमा रह जाए, यानी कि इसका निकास ना हो, तो ऐसी स्थिति को जलाक्रांति कहते हैं। मतलब जहाँ पर जल जो है वो, पानी जो है वो जमा हो जाता है ना। इससे फसल की उत्पादकता प्रभावित होने के साथ साथ मृदा की सतह पर भी फर्क पड़ता है। यहाँ पर लवण जो है वो जमा होने लगते हैं, जो पानी में होते हैं वो धीरे धीरे लवण का एक स्तर पपड़ी के रूप में, परपटी या क्रस्ट के रूप में यहाँ पर भूमि के ऊपर जमा हो जाता है और पौधे की जड़ों के चारों ओर इस प्रकार लवण के जमा हो जाने से जड़ के द्वारा खनिज तत्वों का उद्ग्रहण भी सही नहीं हो पाता, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है और ये समस्या जो है वो हरित क्रांति के कारण पैदा हुआ है, जिससे कृषि में अत्यधिक नुकसान होता है। तो आज हम इतना ही और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे वनोन्मूलन के बारे में।